Hi everyone, a very very good evening and a very very warm welcome to today's session. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत, which is of course the beginning of your socialism in Europe and the Russian Revolution. अब ऐसा है यार कि मुझे पर्सनली ना ये चैप्टर बहुत खास पसंद नहीं है. काफी काफी कुछ होती रहती हैं चीजें, बहुत कुछ चल रहा होता है, अजीब सी चीजें हो रही होती हैं. सो जस्ट वियर्ड बट इट्स ओके. We have it in syllabus. Not that I don't absolutely like hate it or anything, but we'll make it work. We'll get through it, right? We'll figure something out. So let's get started. बहुत बढ़िया. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. तो हम नया चैप्टर शुरू करें, पहली क्लास है. Please also let your friends know that we have started with the session, that they should come here and be live. Now we are, I'm going to start quickly with a quick introduction. Guys, मैं हूँ अंकना, आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट फ्रॉम एट Imbibe, coming with an experience of more than 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. And because I've done my studies in the field of humanities, I specialize in English and social science. ठीक है? Now, as I've already asked you guys, have you done the pre-class activities or not? Just let me know in the chat. Now, very very important information that आज एक नया बैच 9th का लॉन्च हो गया है और दूसरा बैच हम पहले ही 12th ऑफ अप्रैल को कर चुके थे. फीचर्स प्रीटी मच सेम है. रफीक सर मैथ्स, मैं सोशल साइंस और अक्षय सर हमें पढ़ाने वाले हैं साइंस, जहाँ पे 800 आवर्स जैसे लाइव सेशन आपके होने वाले हैं. पूरा आपका सिलेबस फिनिश होगा. हम सारी चीजें यहाँ पे करेंगे, राइट फ्रॉम योर मिड टर्म रिविजन, योर फाइनल रिविजन, क्वेश्चंस, टेस्ट में बिहेवियरल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना. ठीक है, आपको साथ ही साथ ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, 3D लर्निंग आपके पूरे सिलेबस के हमने आइडेंटिफाई करके क्रिएट कर दिए हैं, जो कि आपके स्टडीज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है. आपको याद होगा मैंने पुराने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जब हम कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाया भी, एंड यू हैव सीन द रिजल्ट ऑफ हाउ अमेजिंग दोस वीडियोस आर, राइट. प्लस द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग, बिकॉज ये बोर्ड के पहले वाला साल है. बोर्ड की तैयारी आप समझ लो कि आप अभी ही कर रहे हो, और ये पूरा सब्सक्रिप्शन आपको इन प्राइस पॉइंट में मिलता है. जब आप एक साल का लेते हो, जस्ट कॉस्ट यू 499 पर मंथ. 1 मंथ के लिए दिस इज 699, 3 मंथ्स के लिए 599 पर मंथ. First 3 days are free trial, but the best part is this is not the price that you're paying just for 9 standard session, but for your entire live class and everything that Imbibe has to offer. हर एक चीज जो Imbibe के पास है. सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी आप, आपके सिबलिंग जो भी करना चाहे, जितने भी लोग करना चाहे कर सकते हैं. And it comes as a package, not just the live session, but Imbibe Blends, Imbibe Lab Experiments, Imbibe for Parents, Brain Apps, ये सब आएगा as a package for you. The best part is that आज रात तक एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है COMM25 कूपन लगाने से. तो अगर कोई अभी ट्रायल पे है और उसे लग रहा है कि नहीं मुझे सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो बच्चे दिस इज योर चांस. इस वाले पे आपको COMM25 कोड लगाना है टू अवेल दैट एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट. ये सिर्फ आज तक के लिए ही ऑफर है. हमने एक्सटेंड कर दिया इनफैक्ट 2 दिन इसको, क्योंकि कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें और चाहिए. वी नीड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वी वांट टू डू द ट्रायल एंड देन go ahead with it. So I think it has been extended till tonight, so make sure that you're going ahead with it, and please make sure that you're doing your pre-class and post-class activities. That is very very important. The reason behind it being as important is because pre-class कर लिया सबने, बहुत ही बढ़िया. The reason for it being as important is, guys, because it brings a certain amount of understanding of what we are going to learn, first of all. Second, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो डेप्थ होता है अंडरस्टैंडिंग में प्री और पोस्ट क्लास एक्टिविटी के बाद, वो अगर आप कोई भी टेस्ट लोगे अपने स्कोर के इंप्रूवमेंट से आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा रिमार्केबल डिफरेंस मेक करता है. सो वी आर स्टार्टिंग विद सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन. ये पूरा चैप्टर इन टॉपिक्स में डिवाइड हो सकता है. आज हम एज ऑफ सोशल चेंज कर रहे हैं, और विद इन दिस द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी द 19th सेंचुरी में यूरोप में इन जनरल क्या चेंज आया फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद, कौन लिबरल्स थे, कौन रेडिकल्स थे, कौन कंजर्वेटिव्स थे. क्योंकि देखो आप कहोगे मैम रशियन रिवोल्यूशन है तो हम फ्रेंच रिवोल्यूशन की क्यों बात करेंगे, थोड़ी भी, क्योंकि हम यूरोप में सोशलिज्म की बात करेंगे और ये सोशलिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा रशियन रिवोल्यूशन में. तो ये कनेक्शन बनाने के लिए हम पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, हम अपना बैकग्राउंड सेट करेंगे हमारे
यूरोप में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अराउंड. सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लिबरल्स एंड रेडिकल्स व्यू ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, नेशनलिस्ट revolutionaries in early 19th century and the idea of socialism. All of these things we are going to do, and remember you always have the biggest weapon and the tool in your hand which is of imbibe lens, जिसकी मदद से आप कभी भी अपनी पढ़ाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग किताबों से निकल कर भी कर सकते हो with the help of the 3D learning videos which is just like a scan away. You just have to scan the text and bring the books alive. ओके अब हम 3 बेसिक क्वेश्चंस करने वाले. हो सकता है इनका जवाब आपको अभी ना आए, पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको जरूर आ जाएगा, तो अटेम्प्ट करके देखते हैं, देन विल गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी? एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, और हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर. ए, बी, सी और डी. सोशलिज्म का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप इसको आंसर कर लोगे, एंड आई एम गेसिंग कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा. And let me see who all have answered. And Pratibha, Shagun, student, Shaurya, wonderful, superb. Harit, Rashi, Snehal, Vishal, Yashi, Gurshan, I understand your confusion. Socialism, सोसाइटी में सबको इक्वल चीजें देना, तो इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर में. Which country was not affected by socialist revolution in Europe during the 20th century? कोई एक ऐसी जगह जहां सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं था. रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके. देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जहां पे भी कैपिटलिज्म होगा वहां सोशलिज्म नहीं होगा. कैपिटलिज्म का मतलब पता है आप लोगों को? डू यू गाइज नो द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म? ये वर्ड बहुत कॉमन है आजकल. नहीं पता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं. चलिए तो लेट्स क्विकली लुक एट द आंसर. अहम, प्रतिभा, शगुन, शौर्य, विशाल, स्टूडेंट, वेरी गुड. The rest of you, I'm glad that you at least took an attempt. The correct answer would be United Kingdom. One final question before we move on forward. Which of the following was the major cause of the Russian Revolution? I understand it would be very difficult, but शायद अगर आपने प्री क्लास एक्टिविटी किया होगा तो आप इसको आंसर कर पाओगे. Industrialization and poor working conditions, high level of literacy among the Russian population, strong leadership of the Tsar Nicholas II, abundance of food supplies throughout Russia. क्यों हुई थी ये रिवॉल्यूशन? रशिया में क्या प्रॉब्लम थी?
एक पॉसिबल गेस भी दे सकते हैं, हाई लेवल लिटरेसी होने से रिवोल्यूशन होना पॉसिबल है, बट सिर्फ ये रीजन नहीं होगा। सप्लाई जब फूड की ज्यादा होती है तो कोई क्यों परेशान होगा। लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं बोला जा रहा है डोमिनेटिंग है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और पुअर वर्किंग कंडीशन होगी, ये एक नेगेटिव चीज नजर आ रही है हमें, है ना, वही होगा। तो गुशन, शगुन, स्टूडेंट, शौर्या, अहम, यशी, गुड जॉब। इट विल बी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल। Now, with the Battle of Waterloo, Napoleon was defeated and people believed that the French Revolution was over. आपको याद होगा, मैंने बताया था फ्रेंच रिवोल्यूशन में हम बात कर रहे थे ना कि नेपोलियन का क्या होता है। तो 1815 में बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू, वहां पे नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है। और जो भी पावर फ्रांस के लोगों को दी गई थी, जो भी चेंजेस थे, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ना कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, यानी कि बेसिकली मोनार्की मैं बोलूंगी, क्योंकि कंजर्वेटिज्म अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, मोनार्की फिर से वापस आ जाती है, फिर से वो बर्बन डायनेस्टी का राजा आ जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि यार फ्रेंच रिवोल्यूशन तो खत्म हो चुका है, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, कहीं ना कहीं फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ये आइडिया जो थी रेवोल्यूशन की, वो जो फ्रांस ने सेट कर दी थी, वो पूरी दुनिया में आग लगाने वाली थी। अलग अलग स्ट्रैंड्स, अलग अलग उससे इंस्पिरेशन आते, ये आइडिया अब कभी खत्म नहीं होने वाला था, टिल पीपल वुड हैव फेल्ट दैट दे हैव प्रोग्रेस्ड एंड दे हैव गॉटन व्हाट दे वांटेड, बिकॉज French Revolution had opened new avenues. French Revolution had shown people the side of the power that citizens had. लोगों के हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में कितना पावर है, वो साइड फ्रेंच रिवोल्यूशन ने यहाँ पे ओपन कर दिया था। तो बच्चे देखो, इसके पहले हमने हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन ही किया और वहां पे हमने समझा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की पूरी लड़ाई किस चीज के लिए थी, पूरी डील जो पूरी मतलब फाइट थी, वॉज फॉर फ्रीडम, फॉर इक्वालिटी, आजादी, बराबरी, ठीक है। और जो सक्सेस भी देखा हमने, भले वो बाद में कई सालों बाद अंडू होता है, फिर आता है, लेकिन इमीडिएट कुछ सालों तक जो सक्सेस रहा कि जैसे मोनार्की खत्म होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, देन लुई 16 आल्सो हैड बीन रिमूव्ड एंड वेयर देयर वाज अ प्रॉपर रिपब्लिक गवर्नमेंट वेयर एक्चुअली ऑल द मेन हैड एट लीस्ट वोटेड एंड फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। देन व्हेन दैट वाज नॉट वर्किंग ऑन, द गवर्नमेंट वाज चेंज्ड अगेन एंड अगेन, डिविजन ऑफ पावर वाज डन। सो दीज थिंग्स डेफिनेटली क्रिएटेड अ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पीपल दैट देयर वाज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी हमेशा है कुछ बड़ा चेंज कर पाने की, और वो पॉसिबिलिटी जो है सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करने की, रीऑर्गेनाइज करने की, वो सिटीजन्स के हाथ में ही है। और 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में हमें पता है, मतलब अगर हम उसके 18th सेंचुरी के पहले की बात करें, हमें पता है कि नॉट जस्ट फ्रांस बट एंटायर यूरोप इन फैक्ट वॉज डेल्ट विथ मोनार्की, मतलब रूल्ड बाय मोनार्की सिस्टम था। वहां पे आपका प्रॉपर क्लासिफिकेशन की हुई थी, कैटेगराइजेशन की हुई थी सोसाइटी में, दैट दिस पर्सन इज द एरिस्टोक्रेट, द एलीट, द नोबल्स, दिस पर्सन बिलोंग्स टू द चर्च, दिस पर्सन, द रेस्ट ऑफ द पीपल हैव नथिंग। और ये जो चर्च वाले और ये नोबल वाले फैमिली के लोग थे, वही आपका इकोनॉमिक पावर भी कंट्रोल करते थे, वही आपका सोशल पावर भी कंट्रोल करते थे। सोसाइटी में उनकी ही ज्यादा चलती थी, पैसे उनके ही पास थे, बाकी लोग सफर कर रहे थे। लेकिन रिवोल्यूशन ने जो चेंजेस ला करके अब हमें शिफ्ट दिखाया, उससे लोगों के अंदर ये एक बहुत इनेट, आप कह सकते हो कि इनेट एक अंडरस्टैंडिंग और एक होप आ गई कि रिवोल्यूशन इज द आंसर, रिवोल्यूशन कैन चेंज थिंग्स, एंड दिस one French Revolution of 1789 kept on inspiring people all around the world, यूरोप, एशिया, जहां की भी बात करो, सारे लोग अब इंडिविजुअल राइट्स, अपनी गवर्नमेंट, इन सारी चीजों के बारे में, सोसाइटी में बराबरी के बारे में, कोई नोबल्स आगे हैं, किसी को ज्यादा प्रिविलेजेस है, इसके अगेंस्ट रहना, इन सारी चीजों के बारे में ही बात करते गए, एक नए आइडियाज फॉर्म हुए। इंडिया में भी जैसे राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, डेरोजियो, ये सारे लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करते थे। पोस्ट रिवोल्यूशनरी आपके यूरोप में हम फ्रेंच रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देखते हैं। ये डेवलपमेंट आगे चलती ही गई, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो इस डेवलपमेंट को तुरंत एक्सेप्ट कर ले रहे थे कि हाँ ये डेवलपमेंट चाहिए। कुछ लोग ये थे जो आगे बढ़कर इस डेवलपमेंट की डिमांड कर रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे। बट कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें चाहिए था प्रोग्रेस, जिन्हें चाहिए था शिफ्ट,
लेकिन ये शिफ्ट उन्हें ग्रेजुअली धीरे धीरे चाहिए था। ऐसा नहीं कि तुमने आज बोला है तो हम आज का आज ही सारी चीजें बदल डालें। उन्हें लगता था कि मॉडर्नाइजेशन हम उन्हीं चीजों में करें जिनसे हमारी भलाई हो सकती है, जो एकदम नेसेसरी है इस सोसाइटी में इस काम चलाए रखने के लिए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस चैप्टर में उन सारी चीजों का असर, फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर रशिया पे, और क्या और शिफ्ट आए और क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, कैसे ये रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नया कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री भी समझ आएगा हमें, विच इज कॉल्ड सोशलिज्म, विच इज कॉल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का नाम सुना है? रशिया, चाइना, इनके कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का नाम सुना है? गाइस, हैव यू हर्ड द नेम कम्युनिस्ट? ये टर्म सुना है कम्युनिस्ट वाला? एनीवन सुना है? वो सब कहां से आया, उसकी ओरिजिन क्या है, ये चैप्टर आपको वही सिखाएगा। ठीक है, अगर उसका मतलब नहीं पता है तो आप सीखोगे, इसी चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो हमने देख लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर हर जगह हो जाता है, ग्लोबली होता है, यूरोप पे, एशिया पे, इनकी कॉलोनीज पे, सब जगह। ठीक है, हर एक इंसान, राजा राम मोहन रॉय, डेरोजियो, सब इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। नई नई मूवमेंट्स आती हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वल राइट्स, ऐसे कई सारी चीजों का आइडिया लोगों के दिमाग में लगता है। आप देखो, मैंने तुमको एक बात बताया कि जब चेंजेस हो रहे हैं तो चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले या डिनाई करने वाले अलग अलग तरह के लोग हमें सोसाइटी में मिलेंगे। कुछ लोग जो आगे बढ़कर बहुत ज्यादा चेंज मांगेंगे, कुछ लोग जो चेंज के बिल्कुल अगेंस्ट होंगे, कुछ लोग जिन्हें थोड़ा चेंज चाहिए होगा लेकिन थोड़ा पुराना सिस्टम चाहिए होगा। तो इस बेसिस पे यूरोप में ना अब 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, 3 न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स, पीपल बिलोंगिंग टू 3 स्कूल ऑफ थॉट्स विल स्टार्ट गेटिंग क्रिएटेड। So we will have somebody called conservatives, ठीक है, then we will have somebody called, मतलब conservatism हो जाएगा वहां से। फिर हमारे पास कुछ लोग होंगे liberalists और कुछ हमारे पास होंगे radicals। ये तीनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन है, उस बात को हम अभी प्राइमरली समझेंगे। पूरी सोसाइटी में आपका पोस्ट revolution, French Revolution, these are the major emergence of people that we will observe। सबसे पहला ग्रुप जो है वो है लिबरल्स का। अब देखो, लिबरल शब्द सुनकर तुम्हें क्या समझ आ रहा है? ये जो लिबरल हम शब्द सुन रहे हैं, देखो 3 टर्म आए ना, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, जिनके अप्रोचेस ही बहुत वेरीड होंगे। इसमें ये लिबरल शब्द सुन करके क्या समझ आ रहा है? गाइस, लिबरल्स कौन हो सकते हैं पॉसिबली? कोई तो जवाब दे दो, दे भी दो जवाब। लिबर्टी की डिमांड करने वाले। लिबर्टी से हमारा क्या मतलब है? ठीक है, लिबरल्स, लिबर्टी बड़ा कॉमन टर्म है, बट लिबर्टी से क्या मतलब है हमारा? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हाँ, लिबर्टी मैं समझ गई, बट लिबर्टी व्हाट अबाउट इट? फ्रीडम है ना, फ्रीडम से याद रखेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं एक एक करके। कोई लिबरलिज्म की बात कर रहा है, रेडिकलिज्म फिर क्या हो जाएगा, सो विल अंडरस्टैंड। तो आप देखो बच्चे, ये जो ग्रुप्स हैं लोगों के, ये इनमें से मेजॉरिटी लोग मॉडर्नाइजेशन की एक्सपेक्ट करेंगे, मॉडर्नाइजेशन इन सच अ वे वेयर पीपल डू गेट देयर राइट्स। तो एजेंडा क्या होगा, अलग अलग मूवमेंट्स का डिजायर क्या होगी लोगों की? सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करना, कि कोई भी अलग अलग ना रहे। और ये सबसे बड़ी सीख भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, है ना, इक्वालिटी। एंड देन दे विल वांट, दे विल हैव देयर अप्रोचेस एंड देयर आइडियाज इन डिफरेंट वेज। और जो चेंज होगा पेस का, वो डिफाइन करना चाहेंगे कि अब चेंजेस हो, अलग अलग तरीके से भले वो डिफाइन करेंगे, बट सबको कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए होगा। अब ये जो रशियन रेवोल्यूशन नाम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये रशियन रेवोल्यूशन जो हम नाम पढ़ रहे हैं, आप देखोगे कि ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके पीछे का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है। ठीक है,
और कैटलिस्ट आपका रशियन रिवोल्यूशन रहेगा, सोशलिज्म बनेगा उसका कैटलिस्ट। सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों के अंदर अलग अलग आइडियाज आएंगे। पहले सिर्फ सोशल कैटेगरीज को लेकर के आए थे, सोशल ग्रुप्स को लेकर आए थे कि अच्छा ठीक है, ये वाला इंसान ऐसा होना चाहिए, ये वाला इंसान ऐसा होना चाहिए। ये ग्रुपिंग जो है कि आप नोबल्स को बिलोंग करते हो, चर्च को बिलोंग करते हो, उसके बेसिस पे आपके राइट्स डिफाइन हो रहे हैं, ये ग्रुपिंग को हटाओ, इक्वालिटी लाओ। ये इससे ये आइडिया, इस आइडिया से एक नया आइडिया आया सोशलिज्म का, और ये सोशलिज्म बन जाएगा रशियन रिवोल्यूशन का कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा है, वो चीज जो किसी भी मतलब दैट एलिमेंट विच बेसिकली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है और बढ़ा देती है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो सोशलिज्म का आइडिया, रशियन रिवोल्यूशन शायद अदरवाइज भी हुआ होता, बट सोशलिज्म का आइडिया उसका कैटलिस्ट बन जाएगा, ठीक है, जहां पे लोग कलेक्टिव ओनरशिप और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ये आपको मैं डिटेल में सोशलिज्म अभी समझाऊंगी, तब आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। रिलीजन सिर्फ यशी सिर्फ रिलीजन के रिस्पेक्ट में ही नहीं, सोशल रिस्पेक्ट में, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में भी हम इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। एंड देन इम्पैक्ट क्या होगा पूरे ग्लोबल सिस्टम पे, जब ये सोशलिज्म का इम्पैक्ट आएगा, रशियन रिवोल्यूशन बने होगा, तो पूरे ग्लोब पे इसका भी असर आएगा। नए नए लेबर मूवमेंट्स होंगी, और ये कई सारी डिबेट्स जो है वो शुरू करेंगी कैपिटलिज्म और सोशल जस्टिस के अगेंस्ट। अब यहाँ पे वक्त आ गया है कि हम ये बात करें और समझें कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे कि डैश डिस्टर्ब्स ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन और इटालियन रेवोल्यूशन, वो कौन सा रेवोल्यूशन था जिसने पूरा नोशन जो था एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का सोसाइटी में, उसे बिल्कुल पलट डाला, उसे बिल्कुल चेंज कर दिया और पूरे वर्ल्ड को इनफैक्ट इंस्पायर किया? Which revolution are we talking about? डन, आई कैन सी सम थम्स अप, तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का हो गया है। क्या बात है, काफी जवाब आ गए मेरे पास। अहम, गुशन, प्रतिभा, राशि, शगुन, शाश्वत, स्टूडेंट, विशाल, यशीश, शौर्य, सुपर्ब यू गाइस। स्नेहल हैज टेकन अ टाइम, इट विल बी फ्रेंच रिवोल्यूशन। इतनी देर से हम बात भी तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की कर रहे हैं, वहां से भी कम से कम आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नई नई क्लासेस, लेकिन इन नए क्लासेस के पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ यहाँ पे सोशलिज्म और आपका कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कम्युनिज्म जो है मैं बाद में समझाऊंगी, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट से हम शुरू करेंगे। बहुत बेसिक आपको मैं डेफिनेशन देने वाली हूं यहाँ पे, ठीक है। तो सोशलिज्म तो जो सोशलिज्म फॉलो करेगा वो बनेगा आपका सोशलिस्ट, ठीक है। और जो कैपिटलिज्म फॉलो करेगा वो बनेगा कैपिटलिस्ट। नाउ जस्ट गिव मी वन क्विक मोमेंट एंड आई विल बी बैक। हाँ जी बच्चों, तो सोशलिज्म, देखो सोशल वर्ड आ रहा है, आपने कभी सुना है लोगों को कहते हुए यार आई एम नॉट दैट सोशल, आई एम वेरी सोशल, आई एम वेरी एंटी सोशल? क्या मतलब है? सबसे मिल बांट कर रहना, जो लोगों से घुलता मिलता हो, आराम से उनके साथ जेलअप करता हो, जिनको लोगों के साथ उठना बैठना पसंद हो, वो अपने आप को एक सोशल
इंसान की तरह डिफाइन करता है। ये वर्ड बहुत अलग है, हाँ, इसको इससे कंफ्यूज मत करना, उससे मैं बिगिन कर रही हूँ डेफिनेशन। यानी कि लोगों से रिलेटेड, सबको साथ में लेकर चलने से रिलेटेड है कहीं ना कहीं सोशल वर्ड जो है, ठीक है। कैपिटल वर्ड का क्या मतलब है? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने पढ़ा था, पैसा। जब भी पैसा एसोसिएटेड होता है, रिसोर्सेस एसोसिएटेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट, एसेट एसोसिएटेड होता है, वो कैपिटल वर्ड का मतलब वो होता है। तो सोशल और कैपिटल वहां से बिगिन होता है। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म बच्चे एक तरीका है जिससे कोई एक देश रन कर सकता है। इसको एग्जैक्टली डेमोक्रेसी से, रिपब्लिक से कंफ्यूज नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी रिपब्लिक बहुत अलग चीज होती है। जैसे इंडिया इज ऑल्सो अ सोशलिस्ट कंट्री, बट वी आर नॉट कंप्लीटली सोशलिस्ट, वी आर पार्शियली सोशलिस्ट। हमारे प्रियम्बल में, आपके एनसीईआरटी के शुरू में प्रियम्बल लिखा रहता है, वहां पे देखना सोशल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोशलिस्ट कंट्री हम भी हैं। तो आखिर ये फॉर्म जो है एक नेशन का, उससे हमारा क्या मतलब है? सोशलिज्म इकोनॉमिक एस्पेक्ट में किसी भी कंट्री को डिफाइन करता है, यानी कि किसी कंपनी का इकोनॉमिक अप्रोच क्या है। जैसे पॉलिटिकल अप्रोच होता है, डेमोक्रेसी है या आपका रिपब्लिक है, मोनार्की है, वो पॉलिटिकल अप्रोच हो गया। वैसे ही इकोनॉमिक अप्रोचेस होते हैं। तो इकोनॉमिक अप्रोच है, ये पॉलिटिकल भी है बाय द वे। इट्स नॉट लाइक इट्स कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन बी फॉर्म, द अप्रोच दैट इट टेक्स। सोशलिज्म कहता है कि इसके लिए मुझे दूसरा फॉर्म भी आपको बताना होगा, मुझे कम्युनिस्ट थ्योरी भी बतानी होगी आपको, बट मैं उसमें अभी इमीडिएटली ड्वेल नहीं करूंगी। एक सेशन में मैं आपको अलग से बताऊंगी कि कम्युनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, सोशलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। बट अभी क्योंकि हम ये सारे वर्ड्स बहुत डिस्कस करें, सोशलिज्म से मैं शुरू करती हूँ। आप देखो, एक्चुअली कैपिटलिज्म से शुरू करते हैं क्योंकि आप वो कैपिटलिज्म देख रहे हो अपने इन एंड अराउंड होते हुए, तो आपको जल्दी समझ आएगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, यानी कि जो भी कोई गुड्स, कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप होगी। अब जब प्राइवेट ओनरशिप होगी तो प्रॉफिट किसको जाएगा? प्रॉफिट इस प्राइवेट ओनर को जाएगा। तो जब किसी की प्राइवेट कंपनी होती है, तो चाहे उसमें कितने ही लोग क्यों ना काम कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, चाहे उसमें कितने ही लोग क्यों ना काम कर रहे हो, कितने ही लोगों की मेहनत क्यों ना लग रही हो, मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट होता है वो किसको जाता है? मुझे ये बताना। मतलब एक कंपनी है, कंपनी में लेबर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की सैलरी बहुत अच्छी है, कुछ लोगों की बहुत कम है, सब कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉफिट किसको जा रहा है? सबसे रिच उनमें से कौन बनेगा? बताओ मुझे इन द चैट। कम ऑन गाइस, क्विक क्विक, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक फैक्ट्री है, इमेजिन करो एक बड़ी सी फैक्ट्री, ठीक है। उस फैक्ट्री का एक ओनर है, दो भाई हैं, वो दोनों ओनर्स हैं। अब उसमें कई वर्कर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग लेवल पे लोग काम करते हैं। कुछ लोगों को कम सैलरी मिलती है, कुछ लोगों को बहुत सैलरी मिलती है, लेकिन उन सब लोगों में से ओनर, जो आपका वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, सब में से सबसे ज्यादा पैसा किससे जाएगा? लीडर को जाएगा, यानी कि ओनर को जाएगा। वी विल नॉट टॉक अबाउट द रिस्क नेसेसरली ओवर हियर। हम रिस्क के एस्पेक्ट से इसको नहीं समझ रहे, प्रॉफिट मेकिंग के एस्पेक्ट से समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी प्रॉफिट किसको जाता है? मेजॉरिटी प्रॉफिट जाता है ओनर को। लेकिन काम सबसे ज्यादा कौन करता है? नॉर्मली, स्पेशली पहले के इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब बने थे तब ये आईटी और इतना मिड मैनेजमेंट, मैनेजर्स, ये कम हुआ करते थे। पहले ओनर होता था, कुछ सुपरवाइजर्स होते थे, बाकी सब वर्कर्स होते थे, ठीक है। तो पूरे दिन रात 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे लगा करके वर्कर्स काम करते थे, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी, वर्किंग कंडीशंस भी इनफैक्ट बहुत बुरे ही मिलते थे, और पैसा सारा किसे चला जाता था? ओनर को चला जाता था, जो फैक्ट्री ओनर होता था, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता था, है ना। तो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला आपका ओनर होता था, उसे ही सारी कैपिटल प्रॉफिट भी होती थी, वो बहुत रिच होते थे। वेराज बाकी लोग जो मेहनत से लगातार काम कर होते थे, जिनका लेबर सबसे ज्यादा लग रहा होता था, उन्हें प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता था। अभी भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है।
जहां पे बिजनेसमैन की चलती है, बिजनेसमैन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, जिसकी ओनरशिप है वो सबसे ज्यादा ऊपर ऊंचा सबसे सही, बाकी लोग काम करते हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हम कभी डिनाई नहीं करेंगे कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बट कई लोग उससे कई ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए वो बिजनेस कमाता है। वो जो मेहनत कर रहा है उसकी उसको रिवॉर्ड मिल जाएगी उस प्रॉफिट से, उतने सारे पैसों से, लेकिन बाकी वर्कर्स जो उतना ही मेहनत कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उनको बेसिक सैलरी मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है कई बार। तो ऐसे सोसाइटी को हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह डिफाइन करते हैं, जहां पे ओनरशिप जो है सारी चीजों की, इंडस्ट्री ट्रेड वगैरह सब चीजों की, जो प्रोडक्शन की होती है वो इंडिविजुअल प्राइवेट ओनर्स की होती है, और सारा प्रॉफिट जो है वो मेजरली ओनर्स को जाता है। वर्कर्स काम जरूर करते हैं लेकिन उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे अमेरिका प्योरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसे कोई फर्क, वो साफ कहती है कि देखो हमने लोगों को उनके राइट्स दे दिए, हमें हमारा काम था लोगों को लोगों के फंडामेंटल राइट्स देना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना, वो हमने कर दिया है। बाकी आप जितनी अपनी क्वालिफिकेशन रखोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसके हिसाब से आप पैसे कमाओगे, वो आपका फंड है, उसमें हम सबको बराबरी मिले, कौन अमीर कौन गरीब, इस इकोनॉमिक डिफरेंस को बंद करो, इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है। तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो पॉलिटिकली इंप्लीमेंटेड होती है, जहां पे प्राइवेट ओनर सारा इंटरेस्ट प्रॉफिट सब कमाते हैं, वर्कर्स उनके लिए काम करते हैं, जिनको इक्वली कॉम्पनसेट नहीं किया जाता या नॉट इवन क्लोजली कॉम्पनसेट किया जाता है, हार्डवर्क सबसे ज्यादा उनकी होती है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हो गया। यहां पे क्या होगा, ज्यादातर लोग गरीब या कम पैसों वाले, कुछ लोग बहुत अमीर होंगे। ठीक है, दूसरा आता है सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिज्म यानी कि सबको लेकर चलना है। सोशलिज्म ये कहता है कि चलो ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, यहां पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट भी करेगी, गवर्नमेंट ओन्ड होगी, गवर्नमेंट रन करेगी, और जो जितनी मेहनत करेगा, ठीक है, हार्ड वर्क के हिसाब से उसे उतना पैसा मिलेगा, उसको उस हिसाब से कॉम्पनसेशन दी जाएगी। ये आइडिया है। अब आप इसको बिल्कुल लिटरल मैनर में सोचोगे एग्जीक्यूट हो जाए तो नहीं होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम यही देखते हैं कि किसी की अपनी ओनरशिप नहीं है, सब काम कर रहे हैं, जो जितना काम कर रहा है उसे प्रोग्रेस मिलता जाएगा, उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिफाइन होती जाएगी। ठीक है, और इंडिया में हम क्या देखते हैं, इंडिया में हमारे पास प्राइवेट वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो क्या होता है, सोशल ओनरशिप होती है, सब मिलकर ओन करते हैं, जिसने जितनी मेहनत की उसको प्रॉफिट का उतना हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट सब में डिवाइड होता है, किसी एक के पास पूरा प्रॉफिट नहीं जा रहा है। ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। आर वी क्लियर? कैपिटलिज्म में एक इंसान को पूरा प्रॉफिट जा रहा है, मेहनत सब कर रहे हैं। सोशलिज्म में प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ज्यादातर ये होता है कि सब मिलकर के ओन कर रहे हैं, गवर्नमेंट का और सोसाइटी का सबका बिलोंग करता है, और सब मिलकर काम करते हैं, जो जितनी मेहनत करेगा उसको प्रॉफिट का उतना शेयर मिलेगा। तुमने अगर 50% की मेहनत की तो तुम्हें प्रॉफिट का 50% मिला, मैंने 20% की मेहनत की तो मुझे प्रॉफिट का 20% मिला। ये सोशलिज्म है कि जिसकी जितनी मेहनत उसको उसके हिसाब से दे दो। अब एक आता है और नया सिस्टम। ये नया सिस्टम क्या कहता है? ये नया सिस्टम है हमारा कम्युनिज्म का, और ये कम्युनिज्म ही जो है वो आपको डिफाइन होगी रशियन रिवॉल्यूशन में। कम्युनिज्म कहता है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो जब भी आप लेफ्ट विंग नाम सुनते हो ना, लेफ्ट विंग आइडिया यही होता है बच्चे, कम्युनिज्म का आइडिया होता है। कम्युनिज्म का आइडिया ये है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। उनका मानना ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक क्लासलेस मतलब एक क्लासेस सोसाइटी क्रिएट करती है, और उससे ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं तो वो बेसिकली सोसाइटी में क्लास डिवीजन होगी ही नहीं। ये एक फिलॉसफी है, एक सोशलिस्ट मूवमेंट है, जहां पे लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं,
जहां पे सारा प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विसेज सब कुछ किसको बिलोंग करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ओन्ड होगा, कोई भी इंडिविजुअल ओनरशिप यहाँ पे किसी के पास नहीं होगी। और किसको कैसे मिलेगा? यहाँ पे लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार कॉम्पनसेट किया जाएगा। यानी कि मान लो तुमने प्रॉफिट कराया मेरा 40% का, किसी ने 30% का, किसी ने 20% का, किसी ने 10% का, और ऐसे 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जिसने 20% का प्रॉफिट कराया है, उसकी नीड्स जो है, क्योंकि उसकी फैमिली बड़ी है या बाकी जो भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसकी नीड्स 30% की है, तो उसको 30% मिलेगा। वहीं पे जिसने 30% का प्रॉफिट कराया, उसकी जरूरत मात्र 10% की है, तो उसको 10% मिलेगा। घर के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ ज्यादा, मेरे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं 3 लोगों के साथ घर में रहती हूँ, आई हैव अ फैमिली ऑफ 3 पीपल, तो मुझे 2 कमरे का घर दे देगी सरकार कि आपका इसमें काम चल जाएगा। वहीं पे कोई मुझसे कम मेहनत कर रहा है, काफी कम मेहनत कर रहा है, पर उनके घर में 7 लोग हैं, तो उनको सरकार बोलेगी कि अरे तुम्हें तो 4 रूम का कमरा घर चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हें इतने लोगों को सहारा देना है। तो जरूरत के हिसाब से मिलता है। यानी कि यहाँ पे हार्ड वर्क, मेहनत, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये वाला कंपटीशन, ये सब नहीं होता क्योंकि सब कुछ सरकार का है। सरकार जिसको जितनी जरूरत वो उतने में बांट देती है। ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। कम्युनिज्म कहता है कि वर्कर्स ही सब कुछ चलाएंगे, किसी एक ओनर के पास सारा पैसा नहीं जाएगा, और सारे वर्कर्स के बीच में प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। किसी की जरूरत अगर ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा दे दोगे, समझ रहे हो। यानी कि एज अ वर्कर मतलब ये भी नहीं कह सकते कि जिसकी जितनी जरूरत सब में इक्वल डिवाइड होता है। ये बेटर कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। यानी कि अगर मान लो मैं, आप, हम 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तुमने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, बाकी 3 लोगों में से एक इंसान ने थोड़ी मेहनत की, किसी ने कुछ मेहनत नहीं किया, लेकिन जब प्रॉफिट आया, क्योंकि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, सरकार दे रही है, सरकार सब कुछ ओन करती है, वो हम 5 में बराबर उसे बांट देगी। ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि किसी एक के पास पूरा प्रॉफिट नहीं जाएगा, जो प्रॉफिट आएगा जिसने मेहनत की है सबके बीच में बराबर बांट दो, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ऐसी सोसाइटीज में बच्चे ग्रोथ बहुत ज्यादा हम नहीं देखते हैं। कोई भी लैंड ओन नहीं करता, कोई फैक्ट्री ओन नहीं करता, कोई मशीन ओन नहीं करता, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, और वो कम्युनिटी में लोगों की जरूरत और काम के हिसाब से बटी होती है। समझ आ गया डिफरेंस इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में? तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हम इसी चीज की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ अब 3 नए लोग यहाँ पे आ जाएंगे, समझ रहे हो। 3 नए आपके डिविजन यहाँ पे सोसाइटी में आ जाएंगे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब वो इकोनॉमिक फॉर्म हमें आगे काम आएगा, आपको याद रखना है। अभी हम यहाँ पे बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो हमारे पास आता है लिबरल्स का। लिबरल्स वर्ड से समझ आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको क्या चाहिए? आजादी, फ्रीडम। बट किस चीज की फ्रीडम की बात कर रहे हैं ये लोग? ये फ्रीडम बात कर रहे हैं ऑफ जनरल राइट्स इन द सोसाइटी, सोशल फ्रीडम प्राइमरीली, कि क्लास वगैरह ये जो कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी प्रतिभा, आइडियली यस, ठीक है। कुछ लोगों को फ्रीडम मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। इस बेसिस पे मतलब वो हमने देखा ना कि नोबल्स को प्रिविलेज थी, क्लर्जी को प्रिविलेज थी, नॉर्मल लोगों को प्रिविलेज नहीं थी। तो ये लिबरलाइजेशन में उस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे बात, समझ आ गया। तो लिबरल्स का आइडिया ये होगा कि आजादी चाहिए, थोड़ी मॉडरेट तरीके से ये आजादी, राइट्स, लोगों के हक की बात करेंगे। ये कहेंगे कि सारे रिलीजन को टॉलरेट करो, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के कंट्रीज में रिलीजन को लेकर के थोड़ी सी स्टॉन्च बिहेवियर रहती थी, थोड़ी स्ट्रिंजेंसी रहती थी। जैसे कि ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को आपका फेवर करता था, है ना। ब्रिटेन में क्या था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर हो रहा है, तो अगर बाकी चर्च के लोग हैं तो उनको वो ज्यादा फायदा नहीं देता था, इनकी तरफ थोड़ी सी ज्यादा पार्शियलिटी हमें दिखती थी, ठीक है। वहीं पे अगर स्पेन देखो तो स्पेन में कैथोलिक चर्च को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स और आपके प्रोटेस्टेंट्स हो गए, और कौन होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, रोमन चर्च, ऐसे अलग अलग चर्च। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत डिविजन होता है, प्लस बाकी कितने सारे रिलीजन्स भी होते हैं। तो
उन सबको उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने कहा, और पहले से ही डाइवर्सिटी है, मिक्सचर हमेशा रहा है, तो उन्होंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस रिलीजन का है, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हम सबको टॉलरेट करना चाहिए और सबको बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि यूरोप में बाकी जगह बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत जगह ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ चर्च ऑफ इंग्लैंड को बेटर मिल गया या कैथोलिक चर्च को मिल गया, हमें ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की के भी अगेंस्ट थे। इनका कहना ये भी था कि एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए, है ना। ये देखो, इन्होंने बोला कि किसी भी राजा के पास अनचेक्ड पावर, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें लुई 16 थे, है ना, तो इन्होंने बोला लुई 16 जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि इस राजा को जितना पावर चाहिए, सारा कंट्रोल पूरे देश का इस राजा को अकेले दे दिया है। नहीं, राजा है, अच्छी बात है, सरकार चलाएगा, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस एक इंसान के पास ही सारा पावर हो और वो एक डायनेस्टिक रूलर हो, इसके फेवर में दे वर नॉट देयर सो मच। ठीक है, इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें इसके साथ साथ ये चाहिए था कि लोगों के पास भी राइट्स हो। अगर सारा पावर अकेला डायनेस्टिक रूलर्स के पास नहीं है तो पावर और किसके पास होना चाहिए, पावर जो है वो लोगों के पास, इंडिविजुअल्स के पास, सिटीजन्स के पास भी होना चाहिए। समझ रहे हो, ये कई जगह आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसी डिमांड हुई है वैसा सा याद रहेगा। लिबरल्स इन चीजों की डिमांड कर रहे हैं कि भैया थोड़ा लोगों को भी आजादी दो, लोगों को भी मतलब सबको बराबरी का हक दो, सब यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको बराबर में स्टैंड करने दो। ठीक है, तो ये सब बड़ा अच्छा साउंड हुआ कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि मोनार्की के पास सारा पावर नहीं होना चाहिए, पावर लोगों में बराबर से डिवाइड करो, थोड़े से आप टॉलरेंट बनो, सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करो, सारे रिलीजन में आप जो है एक्सेप्टेंस लेकर आओ, सबको इक्वल ट्रीट करो। ठीक है, अब इसी के साथ ये आर्ग्यू भी करते थे। अब देखो एक दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब अगर ये कह रहे हैं कि सारा पावर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास नहीं हो तो फिर बाकी का पावर किसके पास जाएगा, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की। ये भी अच्छी चीज है, ये भी पॉजिटिव है, जैसे हम यहाँ पे लिमिटेशन सब इनके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव चीज थी कि इन्होंने कहा कि डायनेस्टिक रूलर नहीं यार, इलेक्टेड रूलर होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये कहते हैं कि इलेक्टेड रूलर कुछ स्पेसिफिक लोग ही होने चाहिए सोसाइटी में। इन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, ठीक है, लॉज जो है सारे लोग या जो भी रूलर है उनके ऊपर लॉ इंप्लीमेंटेड हो, वो लॉ के तहत रूल करे, अनलिमिटेड पावर लेकर के रूल ना करे, एक प्रॉपर जुडिशरी हो जो पावर को चेक भी करे। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो रूलर से और ऑफिशियल से, ये भी इनका एडवांटेज है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये एडवांटेज ही है इनका, मतलब पॉजिटिव थिंग दैट दे वर सेइंग। व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग दैट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग दैट द रूलर हुएवर इज रूलिंग शुड बी इलेक्टेड। ये इलेक्टेड रूलर जो है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चले, यानी कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर हो। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हो जो इन रूलर वगैरह से आजाद हो, वो इनको मॉनिटर करे जहां पे भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है वो भी इलेक्टेड होना चाहिए। यानी कि सिंपल शब्दों में जो सरकार बने वो इलेक्टेड बने, उनके ऊपर रूल्स लागू हो, और कहीं कोई रूल टूटे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, उनसे अलग, वो उनको मॉनिटर कर सके। लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे बच्चे, यानी कि डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे, इनका डेमोक्रेसी से ज्यादा लेना देना नहीं था। डेमोक्रेसी क्या कहता है, ये जो हम सारे पावर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पावर इक्वल तरीके से डिवाइडेड होना चाहिए, डेमोक्रेसी ये कहता है। ये लोग ये नहीं कहते थे, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, डिड नॉट एडवोकेट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स पहले तो औरतों के हक के लिए ज्यादा लड़ने का उनको इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, इनको ये भी लगता था कि जो लोग प्रॉपर्टीड हैं उनको दे दो वोट करने के लिए, हर एक सिटीजन को वोटिंग राइट देने की जरूरत नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट करने दो,
और औरतों को नहीं भी दो तो चलेगा। तो समझ रहे हो, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करे ना, ट्रूली लिबरल्स नहीं हुए, डेमोक्रेट्स नहीं थे। लिबर्टी की बात की, लिबरल्स कैसे याद रखेंगे, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, रिलीजन को लिबर्टी दे रहे हैं, लोगों को लिबर्टी दे रहे हैं, पॉलिटिकल पावर दे रहे हैं, मोनार्की के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि राजा के पास डायनेस्टिक रूलर होना चाहिए, सारी पावर उसके पास होनी चाहिए। इंडिविजुअल लोगों को राइट्स देने की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्टेट फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है, नॉट डेमोक्रेट, ना औरतों के फेवर में बात कर रहे हैं, ना नॉन प्रॉपर्टी मैन के फेवर में बात कर रहे हैं, कह रहे प्रॉपर्टी मैन को वोटिंग राइट दे दो। ये प्रॉब्लम आ गई लिबरल्स के साथ, ठीक है। फिर आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल इज व्हेन देयर आर, रेडिकलिज्म मतलब सडन मेजर चेंजेस। रेडिकल का मतलब कभी देखा है, बोलते हैं ना कि अरे ये इंसान बहुत रेडिकल है, दीज आर द रेडिकल्स। तो रेडिकल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है, या रेडिकलिज्म का मतलब होता है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस की डिमांड करे। तो लिबरल्स जो है वो चेंजेस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन थोड़ा मॉडरेशन में कर रहे थे, जितना लोगों को एक्सेप्ट था। रेडिकल्स उससे थोड़ा और बढ़ करके बोलेंगे, ठीक है। रेडिकल्स क्या बोलेंगे, हाँ एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन यहां पे हम नेसेसरली रेडिकल्स को देखेंगे कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। रेडिकल्स भी लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, बाय द वे दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम लिबरल्स, दे ऑल्सो वांट लिबरलाइजेशन ओनली। इनको भी लिबरलाइजेशन ही चाहिए, ये ऐसा नहीं कह रहे कि लिबरलाइजेशन नहीं चाहिए हमको, ये पर डेमोक्रेट्स हैं। तो रेडिकल्स क्या है हमारे, ये डेमोक्रेट्स हैं। ये बोल रहे हैं औरत हो मर्द हो, प्रॉपर्टीड हो नॉन प्रॉपर्टीड हो, डजंट मैटर, वी वॉन्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। समझ आया। सो ये लिबरल्स के कॉन्ट्रास्ट में है रेडिकल्स, और ये एक ऐसी सरकार चाहते हैं जहां मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन सरकार को चुने, यानी कि डेमोक्रेसी से इनमें से कई सारे लोग विमेन के सपोर्ट में थे, कुछ कुछ नहीं भी थे, लेकिन कई सारे लोग विमेन के सपोर्ट में थे, और ये किसी भी तरीके का प्रिविलेज ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, जो कि लिबरल्स नहीं थे। लिबरल्स तो प्रिविलेज ऑफ प्रॉपर्टी दे रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो वेल्दी लोग हैं उनके हाथ में पावर जो है कंसोलिडेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेल्दी लोगों के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो ये वेल्दी लोग भी बच्चे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी रख रहे थे, ये सारा इनके पास ही था। बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लैंड ओनर्स, वेल्दी ओनर्स, इनको ही सिर्फ पावर मिले, जो लिबरल्स कह रहे थे ये उसके फेवर में नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी उस वक्त बहुत एग्जिस्ट करता था कि प्रॉपर्टी मेजरली कुछ लोगों के हाथ में ही होती थी, कुछ ही लोग प्रॉपर्टी खरीद पाते थे, सबके हाथ में प्रॉपर्टी आती भी नहीं थी। यानी कि अगर सिर्फ प्रॉपर्टी लोगों को आप पावर दे रहे हो तो आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ ही लोगों को बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो। तो इनको क्या पसंद नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी हो, और जिनके हाथ में प्रॉपर्टी है उनके हाथ में पावर हो, क्योंकि फिर वो पैसे से कनेक्ट हो जाता है। तो जो प्रिविलेजेस मिलते थे लैंड ओनर्स को, वैल्यू ओनर्स को, ये उसके फेवर में नहीं थे। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में हो उसके अगेंस्ट थे। जैसे पहले क्या था, नोबल्स के पास सारी प्रॉपर्टी होती थी, जो फ्रेंड्स फैमिली होते थे आपके राजा के, उनके पास सारी प्रॉपर्टी होती थी। तो ये क्या, और बाकी लोग ऐसे ही रहते थे। तो ये कह रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी दो, लोगों को दो प्रॉपर्टी, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को मत दो, सबको दो। वैसे ही वोटिंग राइट्स दो, बट सिर्फ कुछ लोगों को मत दो, सबको दो, ठीक है। बाकी रिलीजन को लेकर इनका कोई बहुत स्ट्रांग वो नहीं था, इनके लिए सब कुछ बराबर सबके हाथ में होना चाहिए था। फिर आते थे हमारे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, तकियानूसी जिसे कहते हैं, वेरी प्रिंसिपल्ड बट ओल्ड स्कूल, ठीक है। सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊं तो ओल्ड स्कूल, पुराने ख्यालात वाले लोग, वो कंजर्वेटिव्स थे। अब बच्चे देखो, इतना फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये सारे चेंजेस के बाद कंजर्वेटिव्स का क्या हो गया था, वो ऐसे नहीं रह गए थे कि हमें सिर्फ पुराना सिस्टम ही चाहिए और उसके अलावा हम कुछ लेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, नहीं। उन्होंने अब वक्त के साथ बदलना सीख लिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अपने माइंड उन्होंने चेंज के लिए ओपन कर ली थी, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि सिर्फ वो पुराने सिस्टम से चलना चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि चेंज करो, लेकिन चेंज स्लो और ग्रेजुअल होना चाहिए,
ठीक है, दे वर ओपन टू चेंजेस। जैसे कंजर्वेटिव्स जो पुराने होते थे वो तो चेंज के लिए ओपन भी नहीं होते थे, ये नए कंजर्वेटिव्स चेंजेस के लिए ओपन थे, क्योंकि उन्हें पता था चेंज जो है वो रोका नहीं जा सकता है, इट्स नॉट एविटेबल, उससे भागा नहीं जा सकता है, चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन चेंज ऐसे करो कि वो ग्रेजुअल हो, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आराम आराम से हो, ठीक है। पहले ये चेंज अपोज करते थे, जब समझ आ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अपोज नहीं किया जा सकता, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हुए ग्रेजुअल चेंज की बात करने लग गए ये लोग। ये नहीं कि सडन चेंज, जैसे लिबरल्स या रेडिकल्स ये सडन चेंज की बात करते थे। दीज गाइज वर नॉट अबाउट सडन चेंज, इनको चाहिए था कि लेट्स रिस्पेक्ट द पास्ट, और जो चेंज जरूरी है हमारे प्रेजेंट को ठीक करने के लिए उसको करेंगे, लेकिन स्लो प्रोसेसेस में करेंगे, आराम आराम से करेंगे, हड़बड़ा करके आज कहा आज ये चीज बदल डाली, कल से वोटिंग, सब वोट करें, औरतें भी करें मर्द भी करें, वो वैसा नहीं, धीरे धीरे किया। अच्छा, थोड़ा सा पावर राजा से लेकर के किसी को ट्रांसफर किया, फिर किसी और को किया, तो कुछ लोगों को वोट करने दिया, आहिस्ता आहिस्ता चेंज चाहिए था उनको, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ आया, ये वो वक्त है जहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, अलग अलग आइडियाज के लोग रह रहे हैं, आइडियाज अलग हैं, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो तो क्लैश होगी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजिस्ट्स आ गए थे, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए थे। तो अब हम ये देखते हैं कि कई सारे रेवोल्यूशन, नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की अटेम्प्ट्स ली जाएगी, लेकिन चाहे जो भी ले, रेडिकल ले, लिबरल ले, या आपका कंजर्वेटिव ले, हर एक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमें निकल के आएंगी, हर एक के साथ कुछ इश्यूज हमें निकल करके हमें नजर आएंगी। समझ आ गया? सो दैट इज व्हाट यू विल ऑब्जर्व। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In contrast, radicals wanted a nation in which dash was based on majority of a country's population. Many supported women's dash movements. Okay, let's see who all have answered. So हमारे पास है अहम, प्रतिभा, शगुन स्टूडेंट, वेरी गुड। गुलशन, राशि, शाश्वत, अमेजिंग अमेजिंग। गवर्नमेंट एंड सफरेज, ठीक है। तो उन्हें चाहिए था कि औरतों के लिए भी बराबरी का हिस्सा हो। अब ये कौन सा वक्त है? देखो बच्चे, हम यहाँ पे ये समझना है, आपको याद है मिडिल क्लास कब आया था? मिडिल क्लास आया था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुई थी। ब्रिटेन में कब शुरू हो गई थी? ब्रिटेन में हमारा 18th सेंचुरी तक पहले ही, मतलब आप समझ लो कि 1700s के टाइम पे इट वाज ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड। धीरे धीरे टुवर्ड्स मिड 18th सेंचुरी फ्रांस, जर्मनी, इन सब जगह पे गया है। सो मच सो कि 17th सेंचुरी में, मतलब लेट 1600s में ही हम देखते हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज आ चुकी थी। धीरे धीरे ये बाकी यूरोप में भी असर डालती हैं, इससे आपका मिडिल क्लास और ये सब कुछ हमें दिखता हुआ नजर आता है। बट एनीवेज, पॉइंट बीइंग, ये हमने मिडिल क्लास के बेसिस से समझा था, हमें ये क्लियर हो चुका है कि दिस इज द टाइम वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज हैपनिंग, दिस एरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, बहुत हाई स्केल पे पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे फर्दर चेंजेस लेकर आता है सोसाइटी में, क्योंकि इकोनॉमिक जो आपका सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है। इसके पहले बहुत रिच और बहुत पुअर लोग थे, अब इन दोनों के बीच का एक नया सिस्टम आ जाएगा। जिनके पास पैसे हैं, सेविंग्स भी है, लेकिन वो बहुत रिच नहीं है, वो गरीब भी नहीं है, वो इसकी वजह से पढ़ लिख रहे हैं, तो उनके पास अवेयरनेस भी है। तो जब इतने बड़ी शिफ्ट, एक नई क्लास ही क्रिएट हो गई है, तो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, हर जगह ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा अर्बनाइजेशन को बर्थ देता है, तो न्यू सिटीज इमर्ज होंगी, यानी कि क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगा, अर्बन सेटअप सेट होगा। क्यों अर्बनाइजेशन होगा? इंडस्ट्री यहां पे सेट हुई, अब इसमें वर्कर्स चाहिए।
वर्कर्स गांव से आएंगे काम करने के लिए, धीरे धीरे पैसे अच्छे कमाएंगे, थोड़ा घर बनाएंगे, वहां रहने लगेंगे, अपनी फैमिली को ले आएंगे। फैमिली को ले आएंगे तो उनको हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट, रोड कंस्ट्रक्शन, घर कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ चाहिए होगा। जितनी फैमिलीज आएंगी उतना कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, उतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे उन एरियाज में। और ऐसे ही तो अभी भी डेवलपमेंट होती है। तो जब बहुत सारी फैमिली शिफ्ट करती है, उनके नीड्स को केटर करने के लिए आप डेवलपमेंट करने लग जाते हो, करते करते सिटी फॉर्म हो जाता है। एंड दिस इज हाउ अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब अर्बनाइजेशन होगा, नए शहर डेवलप होंगे, मॉडर्न शहर डेवलप होंगे, मॉडर्न ख्यालात वाले शहर डेवलप होंगे, नए इंडस्ट्रियलाइज एरियाज डेवलप होंगे, रेलवे एक्सपैंड होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, और इस वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, कि जो इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हम ये देखते हैं कि कई सारे वर्कर्स नए शहरों में सेटअप के पास मूव करना शुरू करेंगे, लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशन, इनकी जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। वर्कर्स मूव करेंगे, उनकी फैमिली उनके साथ मूव करेगी, औरतें, बच्चे सब मूव करेंगे। अब ये बेचारों को यहाँ पे बहुत बहुत लंबे समय तक काम करना होगा, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पे नो लेबर लॉ और ये सब मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, लेकिन वेजेस कम होंगे, पैसे कम मिलेंगे, काम बहुत करना पड़ेगा। उनकी जो कंडीशन होगी, ठीक है, जो उनकी कंडीशन होगी, लिविंग कंडीशन, वो बहुत अच्छी नहीं होगी। मेहनत बहुत लग रही है, लेकिन रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं है। प्लस नए नए शिफ्ट हुए तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये वाले टाइम पे एक बहुत कॉमन चीज आप देखोगे कि हाउसिंग प्रॉपर नहीं होगी, घर प्रॉपर बने नहीं होंगे, सैनिटेशन यानी कि वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं होंगे, ठीक है। ये वो वाला टाइम होगा जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन होगा। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन होगा? क्योंकि मैनुअल प्रोडक्शन से हम एकदम से शिफ्ट देखेंगे कि मैनुअल प्रोडक्शन से लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो रहे होंगे, यानी कि मशीन के प्रोडक्शन पे। तो कई सारे लोग अपने जॉब्स लूज करेंगे, कई सारे लोगों को लगेगा कि सिर्फ मशीन से प्रोडक्शन हो जाएगा, नए जॉब्स क्रिएट नहीं हुए रहेंगे। तो ज्यादातर लोगों की नौकरी गई रही होगी, इंडस्ट्रीज में जल्दी नौकरी नहीं मिल रही होगी। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बहुत कॉमन रहेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत हाई रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा जब गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ड्यूरिंग लो डिमांड्स ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी डिमांड कम रहेगी। जब इनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी तब लोग और आएंगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी वेजेस कम होंगी, वर्किंग आवर्स ज्यादा रहेंगे, हाउसिंग वगैरह बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि टाउन्स एकदम से बढ़ रहे हैं। तो टाउन्स बढ़ने पे क्या होता है, देखो एकदम से यहाँ पे फैक्ट्री थी और बहुत सारे लोग आकर यहाँ रहने लग गए, ठीक है, यहाँ सेटल हो गए, यहाँ सेटल हो गए। अब तुरंत तुरंत बड़े बड़े पक्के घर तो नहीं बनेंगे, तो क्या हो रहा है, ये हर जगह जो सेटलमेंट चल रही है, यहाँ 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 ऐसे सेटलमेंट चल रही है, ये थोड़े स्लम जैसे झोपड़पट्टी वाले, टेम्पररी घर वाले, जैसे तैसे लोग गांव से आकर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कम पैसों में करना है, ऐसी सेटलमेंट्स बनने लग जाएंगी। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कॉन्स्टेंटली लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो काम करते रहेंगे ताकि ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी सुलझ सके, ठीक है। तो द लिबरल्स एंड योर रेडिकल्स विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्किंग क्लास ऑफ द लेबरर्स, ओके। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो कॉमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? Okay, guys, let's quickly look at the correct answer, and the correct answer is unemployment, right? तो हम मतलब ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो अहम, गुलशन, प्रतिभा, राशि, शगुन, शाश्वत, विशाल, वेरी गुड। सो गाइज, अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम रहेगी। आप देखोगे कि ज्यादातर जो ये फैक्ट्रीज है ये इंडिविजुअल ओनर्स की, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। कई सारे ये लिबरल्स और रेडिकल्स जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही इन फैक्ट्री के ओनर्स भी होंगे या एम्प्लॉयर होंगे जो लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फैक्ट्री ओनर है, इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है, तो इन्होंने काफी वेल्थ बना ली होगी, अपने पास अच्छे खासे पैसे इन्होंने जमा कर लिए होंगे अपने ट्रेड से, इंडस्ट्रियल वेंचर से, इंडस्ट्रीज वगैरह खोल करके। लेकिन
ये एहसास भी होगा कि ये जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, गुरशन, लेकिन कितनी शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तुरंत तुरंत तो इतनी मशीनें खराब नहीं होंगी ना। और मान लो 15 मशीन खराब है, तो 15 मशीनों को ठीक करने के लिए एक इंसान तो नहीं चाहिए, या मशीनों को 15 मशीन को चलाने के लिए 15 लोग तो नहीं चाहिए, 15 भी चाहिए होंगे, चलो ठीक है। एक मशीन से जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी प्रोडक्शन करने के लिए 50 लोग लगते थे। अब उस एक मशीन को चलाने के लिए मैं मान रही हूँ 2 लोग लग रहे हैं, लेकिन वो एक मशीन अकेले 50 लोगों जितना प्रोडक्शन करिए, तो क्या मतलब हुआ कि उन 50 लोगों में से 2 लोगों को नौकरी मिलेगी, और मैं मान लेती हूँ 10-15 लोगों को नौकरी मिलेगी, बट बाकी के 30-35 लोगों को तो नौकरी की कमी होगी, शुरू में तो होगी ना, एकदम से जब ये चेंज आया था। तो ज्यादातर ये लोग जो थे वो मतलब आपके मतलब इंडस्ट्रीज जो थे वो प्राइवेटली ओन थी, ये लिबरल रेडिकल्स खुद उसके ओनर थे, उन्होंने काफी पैसे कमाए थे, तो वो चाहते थे कि ऐसी और इंडस्ट्रीज आए ताकि लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा जनरेशन ऑफ वेल्थ हो सके, और साथ ही साथ जो ये वेल्थ है वो सिर्फ नोबल्स के या पुराने एरिस्टोक्रेसी के हाथ में बाय बर्थ ना जाए, लोग अपनी मेहनत से इस वेल्थ को कमाएं, अपने एफर्ट से उस वेल्थ को कमाएं, अपने लेबर से कमाएं, या फिर इंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशंस बना करके कमाएं, ना कि क्योंकि हम पैदा हुए हैं एक रिच फैमिली में तो हमारे पास पैसे हैं, इस तरीके से हो, ताकि क्या होगा, सबको बराबरी से कमाने का, वेल्दी बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अगर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये भी हम देखते हैं कि लिबरल्स और रेडिकल्स बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते थे, सबको सबकी फ्रीडम दी जाती थी। इनफैक्ट गरीब से गरीब लेबर ही क्यों ना हो, या अमीर से अमीर कैपिटल वाले क्यों ना हो, सबको बिना किसी भेदभाव के सोसाइटीज डेवलप करने के लिए साथ में गिना जाता था और सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो ये जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो फोकस करते थे वर्कफोर्स को बढ़ाने में, एजुकेशन को बढ़ाने में, हेल्दी वर्कफोर्स को मतलब इंक्रीज करते थे, और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने की भी कोशिश करते थे ताकि लोगों को एक्सेस टू एजुकेशन भी मिल सके, सबको बराबरी का ट्रीटमेंट मिल सके, और इसके लिए ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे। ठीक है, now criticize the privilege of old aristocrats, as I told you. They valued individual effort, believed everyone should get a chance, but by hard work, by making their company, not just by birth. सबकी इंपॉर्टेंस है, सबकी आपकी आजादी है, और लेबर राइट्स जो उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, इसको ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एंड द एबिलिटी ऑफ कैपिटल टू ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि पैसे की मूवमेंट बिना किसी रोक टोक के, विदाउट एनी लिमिटेशंस आराम से मूव कर सके, विच मीन्स द मनी शुड नॉट जस्ट बी विद द कैपिटलिस्ट, द मनी शुड नॉट जस्ट बी विद द एरिस्टोक्रेट्स, द मनी शुड कीप ऑन बीइंग जनरेटेड एंड द मनी शुड कीप ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड एंड मूविंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे गाइस पॉज करने वाले हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन एक्चुअली रेयर है, चलो मैं ये वाला पोर्शन भी समझा देती हूँ, देन विल पॉज बिकॉज एक्सटेंड हो गई है क्लास। तो इन जनरल दे बिलीव्ड दैट सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, यानी कि लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो नेशन के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। उनको चाहिए था एक ऐसा रिवोल्यूशन चाहिए जो अभी तक जैसे भी गवर्नमेंट चलते आए हैं यूरोप में 1815 तक, मोनार्किकल, ऑटोक्रेटिक, उसको खत्म करे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, हर जगह होने चाहिए थी रिवोल्यूशनरीज आए जो पुराने एग्जिस्टिंग मोनार्क्स को उठा फेंके और आपका रिवोल्यूशन की बात करें, नए डेवलपमेंट की बात करें, इक्वल राइट्स की बात करें, इन सारी चीजों की बात करें। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। तो सोसाइटल डेवलपमेंट की बात करते थे, ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगा जब लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगी, लेबर होगा, एंटरप्राइज को वैल्यू किया जाएगा, और चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, दोनों ही काम करने आए और दोनों की जिंदगी में चेंजेस आने चाहिए। So let's do this final question. Liberals and radicals criticized privileges of old aristocracy based on birth. Is this statement true or is this statement false? काफी simple question है वैसे तो। ओके,
Pratibha, Shashwat, Vishal, Ahem, Gushan, student, wonderful. This statement is absolutely true. So let's quickly summarize what we have done. तो आज हमने देखा कि 19th सेंचुरी एक सोशल चेंज का एरा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत इंस्पिरेशन दी थी. इंडिविजुअल राइट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन काफी मोमेंटम गेन कर चुका था. मोनार्की, ऑटोक्रेसी ऐसी सारी चीजों को लोग साइडलाइन कर देना चाहते थे. एंड देन इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबली स्प्रेड हो गया, इंक्लूडिंग यूरोप, एशिया एंड उनकी कॉलोनीज में भी. लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स जो थे 19th सेंचुरी के, वो हमने उनके डेफिनेशन देख लिए कि कुछ रिलीजन की प्रोफेसी की बात करें बट कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव कर रहे हैं. लिबरल्स, रैडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ के हाथ में, उसमें बिलीव नहीं करते थे. एंड दे वर आल्सो डेमोक्रेट्स. कंजर्वेटिव्स तो चेंजेस ही स्लो चाहते थे. और फिर सोशलिज्म का राइज होता है जो एम करता है सोसाइटी को कलेक्टिव ओनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने की, जहां रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तरीके से हो सके. So socialist ideals become widespread and will attract mass support. One man will take these ideas to another step and create a whole new structure जो change कर देगा पूरी history हमारे पूरे world की. ये कौन करेगा, कैसे होगा, what's the graph? We'll get to know in the next session. Just remember, do not forget to check out the VLE application, guys. अपने experiments इस पे practice करना शुरू कर दीजिए. Post class activities करना नहीं भूलना है और कल की प्री क्लास एक्टिविटीज भी कर लेना. एंड यू गाइस आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी नो. एंड दिस इज वेयर यू गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू आर सपोज्ड टू जॉइन. ठीक है. So with this, I'm going to wind up this session. Thank you so much everyone for being here. I hope that this session made a lot of things clear for you. Right? Bye guys. Bye Gushan, Shashwat, Ahem, Pratibha, शगुन, यशी. और अगर कोई डाउट है तो यू कैन स्टे बैक एंड गेट इट क्लैरिफाइड. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड रिजॉल्व द डाउट एंड क्वेरी फॉर यू. मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, बट इफ नॉट देन वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड. So I'm guessing there are no more doubts. कोई query नहीं है. Great. So thank you so much everyone for being here. I'll end the session over here. I'll see you guys soon. Till the next time. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourself. See you tomorrow. Make sure that you do your pre-class activities for tomorrow. ठीक है? Take care. Bye. Have a great evening.